हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, सबसे पहले थैंक यू सो मच उस वीडियो को प्यार देने के लिए जहां पर मैंने आपके साथ 5 मिस्टेक शेयर करी थी जो एक रिसर्च पेपर के थ्रू दुनिया भर के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं। ज्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाते हैं या फिर मैं ये बोलूं कि वो इंडेक्स के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ 10 कारण थे जो मैंने आइडेंटिफाई करे थे, जिसमें से एक वीडियो में मैंने आपके साथ 5 कारण डिस्कस किए थे और मैंने वो कहा था कि अगर आपको 5 कारण और जाने तो मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आपने मुझे बताया, आपने मुझे कन्वे किया दैट यू वांट टू हियर about the other 5 reasons also. So and here I am. मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट 5 कारण जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, चाहे आप हैं, मैं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज मेक श्योर, अगर आपके आसपास आपको लगता है कि कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर लीजिएगा सो दैट वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आराम से अचीव कर पाए। इवेंचुअली अगर हम सभी लोग अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे सो वी विल हैव अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज पे मैंने पर्सनली बहुत एफर्ट किया है। ये सारा का सारा रिसर्च पेपर, एज आई टोल्ड यू दैट द रिसर्च पेपर वाज मोर देन 60 पेजेस, और वो पूरा रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया उसमें से भी बहुत सारे कारण ऐसे थे जो मुझे लगा कि शायद ये इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं करते होंगे ये वाली गलतियां। तो मैंने उनमें से इंडियन इन्वेस्टर्स जो गलतियां कर सकते हैं वो 10 कारण निकाले हैं। 5 कारण मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और अगले 5 कारण मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो 5 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाली 5 मिस्टेक्स भी स्टडी कर लीजिए और ये वाली 5 मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक, आई वुड से मिस्टेक नंबर 6 जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं वो क्या है? नॉट हैविंग अ क्लियरली गोल अटैच्ड टू द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, रिसर्च पेपर ने ये बताया कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, वो चाहे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स हो या किसी भी और चीज की इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैफेजर्ड है, एज इन आपने हर महीने जितना पैसा कमाया उसमें से 10%, 15%, 20% आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। लेकिन अगर आप इसके साथ अपने किसी लाइफ गोल को लिंक कर देते हैं तो आपके इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी एसआईपी स्टॉप करने के बारे में सोचते हैं या जैसे ही आप इसकी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने के बारे में सोचते हैं, आपके माइंड में वो गोल आता है और क्योंकि उस गोल के साथ आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट है, इसीलिए चांसेस आर वेरी हाई कि आप उस गोल को माइंड में रख के ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंटिन्यू रखने वाले हो और इस इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ एक गोल को अटैच कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपके साथ एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस किया था। मैं दोबारा से एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मैं आपको लेकर चलता हूं धन के कैलकुलेटर्स पे। बाई चांस अगर आपको नहीं मालूम है कि धन के कितने कैलकुलेटर्स अवेलेबल है तो सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए धन एमटीएफ कैलकुलेटर। मैं आपके सामने करता हूं, यहाँ पर देखिएगा धन एमटीएफ कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरा जो पहला लिंक खुलेगा उसको मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर आप नोटिस करना, इस पेज के बॉटम पे अगर मैं आ जाता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेटर दे रखे हैं। आपका पीपीएफ कैलकुलेटर है, एनएससी कैलकुलेटर है, लमसम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है, एसआईपी कैलकुलेटर है, एसआईपी गोल कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले आपको अपने गोल के साथ लिंक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बच्चे को आज एजुकेशन चाहिए तो 20 लाख रुपए खर्चा आता है। मान लेते हैं कि आपने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके या फिर इंडिया के किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज के अंदर अगर आपने उसको भेजना है हायर एजुकेशन के लिए तो उसके लिए खर्चा आएगा। तो मान लेते हैं कि वो एक्सपेंस कितना है। लेट अस से आज की रेट में एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जो आपका एक्सपेंस आता है वो 15 लाख रुपीस के आसपास का आता है। एक हाइपोथेटिकल नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब आपके बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल है और आपको 20 साल बाद की प्लानिंग करनी है। ऑफ कोर्स कुछ लोग बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है भी। तो 25 साल के बाद, अब यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे चलता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे आप ये देखिए कि 15 लाख रुपए की, और एजुकेशनल इन्फ्लेशन अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में एजुकेशन इन्फ्लेशन 6-7% नहीं है, वो 10% है। हेल्थ और एजुकेशन पे इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ज्यादा आया है पिछले 10 से 15 साल में कंपेयर टू बाकी जितनी चीजों पे आया है। तो 10% रेट से अप्रोक्सीमेटली 20 साल के बाद आपको कितना पैसा चाहिए होगा? ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। तो 20 साल के बाद ये अमाउंट आपको आज बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू 20 साल के बाद ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 15, 20, 25 साल पहले अगर किसी ने एक छोटा सा 1 BHK अपार्टमेंट दिल्ली में, एनसीआर में कहीं पर लेना होता था तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 5, 6, 7 लाख में भी आ जाया करता था। 10 लाख में एक डिसेंट अपार्टमेंट आ जाया करता था आज से 20 साल पहले। ऑफ कोर्स आपके मेरे व्यूज यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि हम अलग अलग लोकेशंस की बात कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए 10 लाख में आज के रेट में तो डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा। 15 लाख में तो आज से 20 साल पहले बहुत कुछ आ जाता होगा, राइट? लेकिन 15 लाख में आज तो कुछ भी नहीं आता, आज तो कई करोड़ों की बातें हो रही हैं। तो ये वही बात चल रही है कि ये अपार्टमेंट नहीं है, ये एजुकेशन का एक्सपेंस है। तो 15 लाख रुपए जो आज से 20 साल पहले चार्ज हो रहा था उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। तो अब ये सोचिए कि 1 करोड़ आपको चाहिए आज से 20 साल के बाद, इसके लिए आपको कितने अमाउंट की एसआईपी आज करनी पड़ेगी तो ये भी हम देख लेते हैं। तो 1 करोड़ रुपए अगर आपको यहाँ पर चाहिए
लिए मैं वापस चलता हूं कैलकुलेटर्स की तरफ। SIP गोल कैलकुलेटर में मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए और मेरी म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, मान लेते हैं कि मैं उसको रिस्की एसेट में डालता हूं और वो मुझे लॉन्ग टर्म में देने वाला है लेट अस से 17% पर एनम, और 20 साल के अंदर मुझे ये पैसा जब चाहिए तो आज की डेट में मुझे 5,000 रुपीज की SIP करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने रिस्क को कम करना चाहता हूं, मैं इसको सिर्फ 15% करना चाहता हूं, तो मुझे 6600 समथिंग की SIP करनी पड़ेगी मंथली, विच इज नॉट बैड। तो आपको मालूम है कि अब आपकी जो ये वाली SIP हाइपोथेटिकली किसी फ्लेक्सी कैप फंड में जा रही है, ये आपकी चाइल्ड की एजुकेशन से लिंक्ड है, इसलिए कभी आपका वेकेशन प्लान करने का मन करे तो आप ये वाली SIP तो डेफिनेटली स्टॉप नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे की शक्ल देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि इसके पैसे से मैं अपनी वेकेशन करने जा रहा हूं, विच मे और मे नॉट साउंड राइट टू सम ऑफ द पीपल। यहाँ पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन हम सबके थॉट्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दोस्तों, हमेशा अपनी किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से लिंक कीजिए, इसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा मैच्योरिटी से बिहेव कर पाएंगे। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 7, जो कि अगेन पिछली मिस्टेक से ही लिंक्ड है, हम में से ज्यादातर लोग मार्केट्स के गिरने पर अपनी SIP रोक देते हैं। कभी कभी मार्केट के गिरने पर भी नहीं रोकते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि यार म्यूचुअल फंड तो रिटर्न्स दे ही नहीं रहे हैं, उसकी वजह से हम अपनी SIP रोक देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ और एक्सपेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गए हैं। दोस्तों, अनलेस अंटिल ये कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपेंसेस है, आई वुड से किसी छोटी चीज की वजह से किसी बड़ी चीज की इन्वेस्टमेंट को नहीं रोकना चाहिए। अगर आप घर परचेस कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी EMI स्टार्ट हो रही है, और अगर आप ये SIP नहीं रोकेंगे तो आपकी EMI बाउंस हो जाएगी। अगर सिचुएशन ये है तो SIP रोकना फिर भी लॉजिकल हो सकता है, लेकिन अगर आपके कोई छोटे मोटे गोल्स हैं या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स टेम्परेली आपको रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इस वजह से अगर आप अपनी SIP को स्टॉप कर रहे हैं, डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। सो प्लीज आस्क योरसेल्फ एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर स्टॉपिंग एन SIP वेदर यू रियली वांट टू स्टॉप एन SIP, या फिर इसके बिना काम चल सकता है। एंड एज मच एज पॉसिबल, अगर इसके बिना काम चल सकता है तो इसके बिना ही काम चलाइएगा। SIP को जहां तक हो पाए आपको नहीं रोकना चाहिए। दोस्तों, गलती नंबर 8, हम में से ज्यादातर लोग डाउनसाइड को देख के घबरा जाते हैं। रादर ये सबसे बड़ी गलती है। इससे भी बड़ी गलती ये है कि डाउनसाइड पे आपको पैसे तो नहीं निकालने हैं, आपको और पैसा डालना है। रिमेंबर माय मिस्टेक नंबर 1, हम बुल मार्केट में एंटर करते हैं और बियर मार्केट में एग्जिट करते हैं। दोस्तों, आपको इसका उल्टा करना है। वॉरेन बफेट की आपको ये 2 स्टेटमेंट्स याद रखनी है। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर होती है, उस समय पैसा डालने का नहीं, पैसा निकालने का टाइम फिर भी हो सकता है। ऑफ कोर्स, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर पैसा निकालना भी कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं होता है, लेकिन नीचे के लेवल पर पैसा डालना तो डेफिनेटली एक लॉजिकल डिसीजन होता है। तो बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो जब आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है, दोस्तों यहां पर आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो प्लीज मेक श्योर कि मार्केट के गिरने पर पैसा निकालना तो दूर की बात है, आपको और पैसा डालना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक नंबर 9, ट्रीटिंग योर म्यूचुअल फंड एज अ स्टॉक। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे ही मार्केट उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, वो अपने पूरे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को रिडीम कर लेते हैं कि अब तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, मैं यहाँ से मार्केट से बाहर निकल जाता हूँ, और फिर थोड़ा सा नीचे आती है तो मैं यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को वापस स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों, ये फिलोसफी, ये टाइमिंग द मार्केट वाली फिलोसफी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल वैलिडेटेड है। आप टाइम कर सकते हैं मार्केट को ट्रेडिंग के लिए, लेकिन आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आपने 1, 2 या 3 अच्छे दिन भी मिस कर दिए मार्केट के, तो आपके रिटर्न सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं। अगर आप पिछले 30 साल से लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे और उसमें से आपने कुछ दिन मिस कर दी इन्वेस्टमेंट, दोस्तों आपके रिटर्न्स 11-12% से गिर के 8-9% तक गिर जाते हैं। इतना बड़ा इंपैक्ट आता है एक 2 अच्छे दिन को मिस करने का। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि स्टॉक को स्टॉक की तरह समझिए, म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की तरह समझिए। हम में से ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड को स्टॉक की तरह समझते हैं और स्टॉक को म्यूचुअल फंड की तरह। अगर एक स्टॉक में, एक खराब स्टॉक में लगातार लॉस बढ़ता जा रहा है, हम फिर भी उसको लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड में लगातार लॉस बढ़ता जा रहा है, हम इसको यहाँ पर बेचने के बारे में सोचेंगे। जबकि ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसमें बड़े लॉस होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं कंपेयर टू स्टॉक। तो अगर स्टॉक में लॉस हो रहा है, उसके फंडामेंटल चेक कीजिए और वहां से एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है, तो कोई एक बहुत ही स्मार्ट टीम, जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, उसकी पूरी की पूरी रिसर्च एनालिस्ट की टीम्स होती है, उनके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं, रिसर्च होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, उनकी डिस्कशंस होती है प्रमोटर के साथ। दोस्तों, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सारे लोग मिलके एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको अनलिमिटेड लॉस देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट निल है। इसीलिए एवरी डिप इन अ म्यूचुअल फंड कैन बी सीन और शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th मिस्टेक अ कॉमन इन्वेस्टर इन इंडिया, अ कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन इंडिया does is they are falling
falling into the trap of international mindset in the sense, ध्यान से सुनेगा मेरी इस बात को, आपने बहुत बार आजकल ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे एक्टिव इन्वेस्टिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग। दोस्तों एक्टिव इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर पे दाव लगा रहे हैं जो एक्टिवली स्टॉक सिलेक्शन कर रहा है। वहीं पैसिव म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब क्या एक्टिव सही है या क्या पैसिव सही है, हमें इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फैक्चुअल डेटा ये सजेस्ट करता है कि जितनी भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहां पर एक्टिव इन्वेस्टमेंट में या एक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिटर्न जनरेट करना मुश्किल होता है, उनके लिए लगातार इंडेक्स को बीट करना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों इंडिया इज नॉट अ सुपर डेवलप्ड नेशन राइट नाउ। हमारे यहाँ पर एमर्जिंग मार्केट है, हमारे यहाँ पर एमर्जिंग इकोनॉमीज है, हमारे यहाँ पर एमर्जिंग कंपनीज है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आज इतनी है और फ्यूचर में इतनी बड़ी हो जाएंगी। इसका मतलब आज इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो फ्यूचर में रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल बन सकती है। तो इस एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की रैली को मुझे नहीं लगता है कि हम सबको मिस करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ भी रखिए, आप इंडाइसेस में इन्वेस्ट कीजिए, आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एंड देयर आर सर्टेन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हु हैव बीन कंसिस्टेंटली बीटिंग इन्फ्लेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। दोस्तों ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, दे डिजर्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के साथ बने रहिए। ये हमेशा से इंडेक्स को बीट करते आ रहे हैं या लगातार एक ब्रॉडर पीरियड में वो इंडेक्स को बीट करते आ रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तब अपना विजडम जरूर यूज कीजिएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया हैज नॉट रीच्ड दैट स्टेचर येट जहां पर हमारे एक्टिव स्कीम्स इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना कंप्लीटली बंद कर चुकी हो। अभी भी बहुत सारा स्कोप इंडिया में बचा हुआ है। इसका मतलब एक्टिव स्कीम्स माइट आउट परफॉर्म द पैसिव स्कीम्स एंड ऑल्सो माइट आउट परफॉर्म द की इंडाइसेस। इसीलिए डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ओनली पैसिव इन्वेस्टिंग। हाँ, अगर आप बिल्कुल मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते तो पैसिव इज वन सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं तो एक्टिव स्कीम्स आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है। एज यू कैन सी कि बहुत सारे इंडाइसेस ने पिछले 4-5-6 साल में, आप डेटा निकाल के देखेंगे, उन्होंने इंडेक्सेस को आराम से बीट किया है। तो दोस्तों ये थी 10 मिस्टेक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो इंडियंस करते हैं। मैंने वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में आपके साथ 5 मिस्टेक शेयर करी है और सेकंड पार्ट में मैंने आपके साथ 5 और मिस्टेक शेयर करी है। ये पांचों मिस्टेक्स को एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर ओपिनियंस, और मुझे बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे जिस पे हम अब काम करना शुरू करेंगे। बाय द वे, आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स धन प्लेटफॉर्म पे परचेस करते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स आप अपने डीमैट में लेकर जाते हैं और डीमैट में इनको प्लेज करके आप इसी पैसे से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक पंथ दो काज, आपके म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न जनरेट करके देते रहेंगे। तो मान लेते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड आपको 12% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। इस कैपिटल को यूज करके अगर आप एक्स्ट्रा 6-7-8% रिटर्न भी जनरेट कर लेते हैं साल का आफ्टर पेइंग एक्सपेंसेस, देन ऑल्सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन देन अ लॉट ऑफ अदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, और यहाँ पर आप इन सभी को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.